बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने जो है उसका एक एनाटॉमिकल रिव्यू पढ़ा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से किन किन जगहों पे कौन से ऑर्गन्स है। ठीक है, आज हम उसके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एजोफेगस है, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, हेपेटो बाइलरी सिस्टम। इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले माउथ एंड एजोफेगस के जो डिसऑर्डर है उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें स्टोमेटाइटिस, ओरल कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, गर्ड जिसको हम कहते हैं, हाइटल हर्निया, एक्लेसिया, डायवर्टिकुला एंड एजोफेगल कैंसर आता है। ठीक है, सबसे पहले स्टोमेटाइटिस से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ या इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग या अराउंड द लिप्स, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशंस या अल्सर्स होती है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटाइटिस। अच्छा, स्टोमेटाइटिस से आपने जो है स्टमक से रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं लेना है। मतलब स्टमक से इसका नाम मिलता जुलता है लेकिन स्टमक नहीं है। इट्स ओनली द माउथ और योर ओरल कैविटी और योर बकल कैविटी। ठीक है, तो उससे आप स्टमक का या किसी भी ऑर्गन का विदाउट माउथ, ठीक है, मतलब नहीं लेना है। इट ओनली लीड्स टू द माउथ। ठीक है, तो स्टोमेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा। मतलब आपके ओरल मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन है या उसका जो अल्सरेशन, उसमें जो ज़ख़म वगैरह होती है। अल्सर का मतलब ज़ख़म आप ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, ये आपके बकल कैविटी में किसी भी जगह पे हो सकती है। गम्स, टंग, थ्रोट, लिप्स, रूफ या फ्लोर, किसी भी जगह पे हो सकती है। इसमें क्या होता है कि उन मरीज़ों में ये ज़्यादातर होते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स या मेडिसिन हम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा केमिकल लेते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, या उन लोगों में जो कि हेड या नेक पे कोई भी रेडिएशंस उनको होती है। फ़र्ज़ करो उनको अगर कोई भी कैंसर है या कोई भी मसला है, उनके लिए उनको कोई रेडिएशंस वगैरह दी जा रही हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेडिएटेड वर्क हो। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हो, तो उनको ये बीमारी हो सकती है। 40% कीमोथेरेपी की वजह से होती है, 85% रेडिएशंस की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, कि मतलब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है चिलाइटिस। व्हाट इज़ चिलाइटिस? इन्फ्लेमेशन अराउंड द लिप्स और द माउथ। ठीक है, सिंपल है। ग्लोसाइटिस क्या है? ग्लोसाइटिस भी आप कह सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। जिंजिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। एंड फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बेक ऑफ द माउथ, मतलब माउथ के पीछे या आपका जो फेरिंग्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब किस तरीके कार से आपके ओरल कैविटी में ये बीमारी या ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये क्या है कि जब भी आप कोई रेडियोथेरेपी लेते हैं या कोई भी कीमोथेरेपी लेते हैं, तो वो आप क्या करते हैं कि उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं वो आपके एपिथेलियल सेल में जाके उनका जो डीएनए है उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, और जब आपके सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो आपका निक्रोसिस की तरफ चला जाता है। निक्रोसिस मतलब ये कि वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है, जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, TNF अल्फ़ा जिसको हम कहते हैं, या इंटरल्यूकिन्स, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो जब आपके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाती है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में या आपके उस साइट पे एंटर हो गए तो मतलब आप काम से गए। ठीक है, आपको स्टोमेटाइटिस हो गया। इसके और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दो बाकी तो आसान है। लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेसिस का मतलब ये है कि दांतों को सीधा करने के लिए जो डेंटल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सही तरीके से नहीं लगाई गई, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको स्टोमेटाइटिस हो सकती है, ज़ख़म हो सकता है। इसके अलावा
हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की वजह से, मतलब कोई ब्लड डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। अच्छा, इसके कुछ साइन सिम्टम्स है, मतलब अगर आपको उस जगह पे बकल कैविटी में ये साइन सिम्टम्स जो है वो फील होती है तो आपको स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस है। जैसे कि बर्निंग सेंसेशन है, आपको जलन महसूस होगी, पेन होगी, पेरेस्थीजिया का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन या वही जो जलन वगैरह फील होती है, एक ही चीज़ है। नमनेस होगी, ठीक है, बैड टेस्ट होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सलाइवा आएगी, पेरियोरल इचिंग होगी, मतलब वहाँ पे ख़ारिश वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसका आप डायग्नोज़ कैसे करेंगे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा? तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आप कोई भी स्वैब या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उस पे उसको आप जो है उस जगह को साफ़ करते हैं, तो जो चीज़ आप वापस लेते हैं उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। या आप बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी मतलब कोई भी आपने वहाँ से सेल ले लिया टेस्ट के लिए, ठीक है। जब आप उसको टेस्ट करते हैं उस सेल को, उससे भी पता चल जाता है। आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं या फिर कोई भी जो है पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ से कोई भी सेल वगैरह लेके आप पता करवा सकते हैं। प्रिवेंटिव जो है आपने इसमें एहतियात कैसे करना है, तो आपने एंटीसेप्टिक या फिर नॉन अल्कोहलिक माउथ वाश यूज़ करना है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एंटीसेप्टिक हो, उसमें कोई भी जरासीम वगैरह ना हो, ठीक है। आपने इलाज करने की कोशिश करना है, ट्रीटिंग क्रॉनिक ड्राई माउथ जो है, मतलब हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना है, सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का जो है ख़याल रखना है, डेंटल केयर का ख़याल रखना है, हैंड जो है वो अपने आपने सही तरीके से वॉश करने हैं, कीप टॉयज़ ब्रश क्लीन, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो क्लीन रखने हैं और दूसरों के साथ शेयर नहीं करने। जो भी आप डिशेस इस्तेमाल करते हो, कप्स या ईटिंग आपके जितने भी आलात हैं, टूल्स हैं, ठीक है, वो आपने किसी के साथ नहीं शेयर करने और साफ़ रखने। और डोंट किस अफेक्टेड पर्सन, किसी भी अफेक्टेड पर्सन के साथ आपने मतलब किसी भी तरीके का रिलेशन केसिंग वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, आप कौन कौन से मेडिसिन इसमें ले सकते हैं, तो टॉपिकल ओरल एनेस्थेटिक्स में आप ले सकते हैं, विस्कस लिग्नोकेन ले सकते हैं, और ये आपको मतलब दिए गए हैं मेडिसिन्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल में आप क्या क्या ले सकते हैं, क्लोट्रिमाजोल और निस्टेटिन दिया गया है, ठीक है। एंटीवायरल एजेंट्स कौन कौन से, एसाइक्लोवीर और वेल एसाइक्लोवीर, ये आप ले सकते हैं। अच्छा जी, मेडिकल मैनेजमेंट वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप टॉपिकल कुछ लगा दें तो खाना खाने से पहले 15-20 मिनट पहले आप लगाएं, ताकि फिर वो सही तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और जज़ब हो जाए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के एसाइक्लोवीर और जितने भी आइबुप्रोफेन है, ठीक है, जितने भी दर्द के लिए या फिर आप ज़ख़म के लिए जितने भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वार्म सलाइन सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनको नॉन कार्बोनेटेड या नॉन एसिडिक ड्रिंक्स जैसे कि वाटर हो गए, मिल्क शेक्स, ठीक है, या डाइल्यूट एप्पल, ऐसी चीज़ें देनी है जो कि नॉन एसिडिक हो, ठीक है। उसको जो है सवॉल्विंग उसका ईज़ियर बनाना, मतलब स्ट्रॉ का अगर हो सके तो आपने इस्तेमाल करना है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट देना है, विटामिन वाले डाइट देना है उनको, और थोड़े वो क्या क्या कहते हैं, छोटे अमाउंट ऑफ फूड देना है, थोड़े आपने फूड देना है ताकि वो आसानी के साथ खा सके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं कि विटामिन सी वगैरह या शुगरलेस चीज़ें आपने ज़्यादा देनी है, शुगर ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। और फ्लूइड इनटेक तकरीबन 25 मिलीलीटर पर डे आपने उसका कर देना है कि 2500 मिलीलीटर आपने हर दिन पानी पीना है, ठीक है, फ्लूइड इनटेक करना है। अच्छा जी, दूसरा जो डिसऑर्डर है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो है ओरल कैंसर या फिर ट्यूमर, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं कि ओरल कैंसर या ट्यूमर क्या है। अच्छा, ओरल कैविटी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओरल कैविटी क्या है। ट्यूमर या कैंसर के बारे में आपने जानना है कि ट्यूमर क्या है और कैंसर क्या है। तो एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड और डू नॉट डाई व्हेन दे शुड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि
जब सेल अपने ख़ास तादाद से या अपने ख़ास मकदार से ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर जब सेल को मर जाना चाहिए और वो नहीं मर रहा, वो डेथ की तरफ नहीं जा रहा, इस चीज़ को हम कैंसर या फिर ट्यूमर कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक सेल है, 2 दिन बाद उसकी तादाद में ज़्यादती या उसकी तादाद में जो है इंक्रीज़ आना चाहिए और वो 2 से 4 होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल है, 2 सेल है, चलो ले लो, 2 सेल है, 2 से 4 होने चाहिए, लेकिन 4 होने के बजाय वो 8 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, ठीक है। इस मेलिग्नेंसी को या इस चीज़ को, जो सेल अपने तादाद से बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, रैपिड सेल डिवीज़न हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कैंसर या फिर ट्यूमर, ठीक है। या फिर सेल का काम ख़त्म हो गया, अब उसके डेथ का टाइम है, लेकिन वो उसकी डेथ नहीं हो रही, ठीक है। इस चीज़ को भी आप कैंसर कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, जब वो ज़िंदा है तो ज़ाहिर-सी बात है डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो वो मतलब एबनॉर्मली डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कैंसर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो नॉट कैंसर होता है, मतलब जिसकी वजह से आपको कैंसर नहीं हो सकता, या आपको बहुत अर्ली स्टेज में अगर आप उसको फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना ख़तरनाक नहीं है। जब कोई चीज़ बेनाइन है तो मतलब ख़तरनाक नहीं है। मैलिग्नेंट वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली, जज्बाती जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है फैलता जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैंसर, और ये कैंसर की तरफ लेके जा सकता है हमें, इसको हम कैंसर सेल्स या कैंसर की तरफ लेके जाने वाला अमल कह सकते हैं। मैलिग्नेंट और बिनाइन में आई होप कि आपको फ़र्क वाज़ेह हो चुका होगा। अच्छा जी, ओरल कैंसर या ट्यूमर क्या है? कैंसर का तो मैंने आपको बता दिया। तो ओरल कैंसर का आप यही मतलब ले सकते हैं कि जब आपके ओरल कैविटी में कोई भी एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो जाए, एबनॉर्मल चीज़ें आना शुरू हो जाएँ, ठीक है। मेजर न्यूप्लाज़्म यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजर न्यूप्लाज़्म मतलब, न्यूप्लाज़्म का आप मतलब ले सकते हैं किसी भी न्यू चीज़ का आना, नए चीज़ का आना आपके किसी भी पार्ट पर, ठीक है। इसको हम न्यूप्लाज़्म कहते हैं। तो जब आपके ओरल कैविटी में कोई भी न्यू मास आ जाए, न्यू सेल डिवीज़न हो जाए, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरल कैंसर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ओरल कैंसर्स आर एससीसी। एससीसी का मतलब क्या होता है? स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। आपके जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, आपके ओरल कैविटी में, उसको हम स्क्वायमस सेल कहते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे कैंसर होना शुरू हो जाता है, उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर, ठीक है, जो कि आपके लेटरल बॉर्डर, आपके टंग के साइड पे होता है। जब भी आपका टंग कैंसर हो, वो साइड पे होगा, आपके टंग के बीच में नहीं होगा। ओरोफेरिंक्स में हो सकता है, फ्लोर पे हो सकता है, ये इन सारी जगहों पे हो सकता है आपका कैंसर, ठीक है। दूसरा जो है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा का, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है कि इस तरीके के कुछ कैंसर हो सकते हैं। बेनाइन ओरल ट्यूमर्स क्या है? बेनाइन ओरल ट्यूमर का मैंने आपको बता दिया कि जो आपको कैंसर की तरफ नहीं लेके जाएगा, या फिर ऐसा है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं बेनाइन ओरल ट्यूमर के, जिसमें सबसे पहले पेपिलोमा आता है। पेपिलोमा कंपोज ऑफ स्क्वायमस सेल्स। ये स्क्वायमस सेल का जो है कैंसर है या बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है, जो कि कॉलिफ बेवर लाइक सरफेस है, मतलब एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और काज बाई लोकल, मतलब किसी भी लोकल चीज़ों की वजह से, आप कोई भी सिगरेट लेते हैं, नस्वार खाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी पान गुटखा वगैरह, इन चीज़ों की वजह से आपको ये पेपिलोमा हो सकता है। दूसरा क्या है? फाइब्रोमा। फाइब्रोमा क्वाइट रेयर लीजन मेनली कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ठीक है। इसमें जो है एक अच्छा खासा सॉलिड मास आपको नज़र आता है, जो कि आपको ये लिप पर आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के जो मासेस आपके अंदर या आपके जो ओरल कैविटी के अंदर डेवलप होते हैं, उसको आप फाइब्रोमा कह सकते हैं। फाइब्रोमा ग्रोज एग्रेसिवली। ये बहुत ज़्यादा ना तेज़ी के साथ बढ़ता जाता है, मतलब अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, तेज़ी के साथ इसमें इंक्रीज़ आता है, ठीक है। आगे जो है ओरल ट्यूमर के
और भी टाइप्स हैं जिसमें हम इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। इरिथ्रोप्लेकिया क्या है कि एरिथ्रोसाइट आप मतलब हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। तो रेड वेलवेट की म्यूकोजल लीजन इन द सरफेस ऑफ द ओरल म्यूकोजा, रेड टाइप होगी या फिर वेलवेट जिसको हम गुलाबी टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के कलर होगा इसका ओरल म्यूकोजा में जब आपके कोई भी ज़ख़म आ जाए, ठीक है, इसको हम इरिथ्रोप्लेकिया कह सकते हैं। इंडिकेटर ऑफ अर्ली स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, ये इस बात की निशानदही है कि आपको अर्ली स्टेज है, मतलब अभी आपको होने लगा है स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, दूसरा क्या है लीकोप्लेकिया। लीकोप्लेकिया येलो वाइट और ग्रे वाइट एलिवेटेड लीजन, सॉरी लीकोसाइट्स हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल को, एरिथ्रोसाइट हम कहते हैं रेड ब्लड सेल को, ठीक है। तो ये जो लीकोप्लेकिया है ये है येलो या वाइट ग्रे टाइप इसका जो है ज़ख़म होगा, ठीक है। रफ बट क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स, ये रफ होगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन आप उसमें जो है बॉर्डर आप देख सकते हैं कि किस जगह से कहाँ तक ये आपको दिया गया है। किस वजह से होता है क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजा, बहुत ज़्यादा आप जो है तंबाकू वगैरह लेते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बस आपको नाम याद होने चाहिए, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा, जो दूसरे साइड पे ये तो हमने बात की बेनाइन ट्यूमर की, अब बात करते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब बेनाइन ट्यूमर से तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हो तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो या इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। ये अफेक्ट मेल्स मोर देन फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स में ये कम पाया जाता है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है, और ज़्यादातर मिडिल एज जो 30-40 के एज के लोग होते हैं, ठीक है, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्डर पर्सन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या है, मेलिग्नेंट ओरल ट्यूमर के कॉजेज़ क्या है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, हैवी अल्कोहल हो गया, ओवर एक्सपोजर टू द सन, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है सूरज में घूमते रहते हैं, ठीक है। पुअर ओरल हाइजीन हो गया, बैक्टीरियम आप जो है बैक्टीरियल इरिटेशन, आप अपने माउथ का सही से ख्याल नहीं करते, सफाई नहीं करते। बिटल क्वाइट चिविंग या ओरल स्नफ, आप गुटखा नस्वार वगैरह लेते हो, फ्रेश वेजिटेबल नहीं लेते, आपका डाइट ख़राब है, ठीक है। मेंटल डीनेचर्स मेड फ्रॉम मेटल, पुअर डेंटिशन, आपका जो है डेंटिशन, अगर आपके दांतों में कोई मसला है उसके लिए आप कोई भी इलाज लेते हो लेकिन इलाज जो है वो सही नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकता है। कैंडिडा एल्बिकेंस, हर्पीज़ वायरस और बहुत सारे वायरस है जिसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकती है। अच्छा जी नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है, अगर आप गौर से देख लें तो क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन rich vegetables and citrus food have been identified to be a significant protective against oral cancer। ये चीज़ें जो है बीटा कैरोटीन जो कि गाजर में पाया जाता है, रिच वेजिटेबल्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई डाइट वेजिटेबल होते हैं, सिट्रस फूड जितने भी क्या कहते हैं जो ऐसी चीज़ें होती है जो कि एसिडिक नेचर वाली होती है, जैसे कि लीमू हो गया, माल्टा हो गया, ठीक है, मिर्च टाइप चीज़ें हो गई, ठीक है। उसको हम मतलब इस चीज़ में अगर लेते हैं तो ये हमारे ओरल के लिए, ओरल कैंसर के ख़िलाफ़ बहुत प्रोटेक्टिव साबित हो सकता है, मतलब हमें ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है जो कि ये अक्सर जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिकली भी आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन जो इसकी सबसे नॉर्मल और सबसे नॉन पैथोफिजियोलॉजी वो ये है कि आपका सेल डिवीज़न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है, और जाके फिर आपका या तो सेल डेथ हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से
ओरल कैंसर या फिर किसी भी किस्म का कैंसर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करते हैं कि जेनेटिक कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, मतलब डीएनए में कोई भी चेंजेस आता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपको डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा हो जाती है, मतलब सेल कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, इसके कुछ सिम्पटम्स, मतलब किन किन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि इस बंदे को ओरल कैंसर हो सकता है। आपके माउथ में किसी भी किस्म का कोई भी ज़ख़म है, लीजन है, या कोई भी पैचेस है, वाइट पैचेस, दाग धब्बे हैं, ठीक है, जो कि 3 वीक से ज़्यादा है, मतलब उसका टाइम 3 वीक से ज़्यादा हो गया फिर भी है, तो ये आप मतलब उसमें काउंट कर सकते हैं उसके कैंसर के साइन सिम्पटम्स में। आपको इरिटेशन होती है या आपके टंग में जो है वो पेन होता है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा जो म्यूकोज़ल लेयर है, जो मेरा माउथ है, ठीक है, वो कुछ मोटा मोटा सा फील हो रहा है, ठीक है, या फिर नमने से आपका जो है चेहरा फूला हुआ है, उसमें नमनेस है, माउथ में कोई भी मसला है, नेक में आपको दर्द वगैरह हो रहा है, आपको चबाने में मसला हो रहा है, स्पीकिंग बोलने में मसला हो रहा है, या फिर आपको निगलने में मसला हो रहा है, लिम्फ नोड आपके बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों की वजह से आपको जो है ये कुछ साइन सिम्पटम्स है जो कि आप काउंट कर सकते हैं एज ओरल कैंसर साइन एंड सिम्पटम्स। अच्छा, नीचे लिखा गया है enlarged nodes in a patient with oral carcinoma may be caused by infection, मतलब किसी भी ओरल कार्सिनोमा का पेशेंट है, उसमें अगर नोड जो है उसके बड़े हुए enlarge हुए हैं तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि ट्यूमर की वजह से हो, ठीक है, या फिर किसी भी एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस प्राइमरी ट्यूमर। नोडल enlargement इज़ अ फीचर पार्टिकुलरली इन ओरोफेरिंगल कैंसर। अगर किसी भी बंदे का जो है नोडल enlargement हुआ है तो उसको ज़्यादा इस बात के चांसेस है कि उसको ओरोफेरिंगल कैंसर है, ठीक है, ये ज़्यादातर उस चीज़ के साइन सिम्टम है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसका आप असेसमेंट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे और बायोप्सिस करेंगे। बायोप्सिस मतलब कोई भी आप सेल लेंगे, उसका आप लेबॉर्ट्री में जो है टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या मसले हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आपका कीमोथेरेपी, मतलब कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, रेडियोथेरेपी, या फिर सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है इसका वो है सर्जरी, ठीक है, हेमीग्लोसेक्टमी या फिर ग्लोसेक्टमी, मतलब आप उस चीज़ को जो है पूरा रिमूव कर देते हो या फिर आधा रिमूव कर देते हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि आपने असेस द ओरल केविटी को आपने देखना है, बार बार चेक करना है। कांट्रा इंडिकेटेड प्लेस इन फॉलर पोजीशन, उसको एक फॉलर पोजीशन में ख़ास तौर पर रखना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ, उसका जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा मतलब एक सिटिंग पोजीशन में आपने उसको जो है वो बैठाना है या उसको लेटाना है, ठीक है। लंग एक्सपेंशन, उसको आपने ये ख्याल करना है कि उसके लंग अच्छे तरीके से एक्सपेंड हो, मतलब वो सही तरीके से सांस ले सकें, ठीक है। उसको जो है अगर कफ हो रही है या बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ कर रहा है तो आपने उसको मेंटेन करना है, देखना है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन वाली बात है कि आपने सही तरीके से जो है सॉफ्ट फूड देना है, ब्लेंड फूड देना है और थोड़ा थोड़ा देना है, स्मॉल अमाउंट में देना है। हाइड्रेशन देना है। बिफोर द सर्जरी एस्टेब्लिश अ प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन प्लान, आपने उसको बताना है सर्जरी से पहले कि आप मतलब इसके बाद क्या क्या होगा, कैसे आप कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छा करना है, आपने उसको प्रॉपर टाइम देना है। ये सारी चीज़ें जो कि एक नर्स का काम होता है वो आपने देखना है। अच्छा जी, इसके अलावा मैलिग्नेंट ओरल ट्यूमर पेशेंट टीचिंग, आपने उसको क्या क्या चीज़ें जो है वो बतानी है। पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग, मतलब ऑपरेशन से पहले आपने उसको क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, और ऑपरेशन के बाद ओरल हाइजीन वही चीज़ें हैं, मेडिकेशन देनी है, स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करना है, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें, डाइट का ख्याल रखना है, जो हमने पहले पढ़ा वही चीज़ें, ठीक है। ये कुछ आपका जो है पूरा एवॉल्वेशन है, पूरा हेल्थ असेसमेंट आपको दिया गया है। तो ये खैर मतलब जो प्रैक्टिसेबल चीज़ें हैं वो आप
प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 2 डिजीज़ेस कवर हो जाते हैं, स्टोमेटाइटिस एंड ओरल ट्यूमर या फिर ओरल कैंसर। आगे हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। अगर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। तो तब तक के लिए ये काफ़ी है। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।